नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार दरोगा 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, ये फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सारे प्रश्न का एनालाइज करने आया हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को इस सारे प्रश्न का एनालाइज करके मैं बताऊंगा और आप लोग सारे इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, और देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न है, किस लेवल तक पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और हाँ, हो सकता है कि इसमें एक दो ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हो सके। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों, हम हर प्रश्न का पूरा फुली डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, कि इसका आंसर कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, हर प्रश्न का पूरे डिटेल्स के साथ जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। ठीक, तो दोस्तों, ये जो है 5वां आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन जहाँ हुआ था वो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में। ठीक, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के 10 सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 500। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा गया है। आप लोग अगर यदि पढ़े होंगे तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसका एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों, क्या प्रश्न क्या है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति। ठीक, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? किसके बराबर होती है? दोस्तों, पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए है एनएनपीएफसी, ऑप्शन बी है एनएनपीएमपी, ऑप्शन सी है जीडीपीएफसी, ऑप्शन डी है जीडीपीएमपी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? ऑप्शन बी। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जीडीपी एनएनपी ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि जो ऑप्शन बी है एनएनपी एमपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादक बाजार मूल्य पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो जो संघीय कार्यपालिका होती है, ठीक है, उसमें शामिल, पहले ये देखेंगे कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं ये देखेंगे हम। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री भी होता है यानी सेंट्रल। ठीक है, ये भारत के महान्यायवादी, हाँ, ये भी होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नहीं, ऑप्शन डी ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शामिल नहीं है, ये पूछ रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है,
दोस्तों टोटल इसमें जो सेट है ना, इसमें टोटल 100 प्रश्न है। ठीक है, इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। ठीक, अभी हम लोग 5 प्रश्न पढ़ लिए, इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हाल ही में, ठीक, हाल ही में किस प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरास मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरास मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई सरास ऐप लॉन्च किया, जिससे ग्रामीण विकास, ग्रामीण मतलब गांव के लोगों के लिए इससे विकास हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। रुद्राक्ष पाटिल पूछ रहा है। ठीक है, रुद्राक्ष पाटिल हाल ही में मतलब कौन से गेम में, मतलब कौन से खेल में पदक जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2023 में पूछ रहा है। ठीक है, उस टाइम के बाद पूछ रहा है, ये 2023 में परीक्षा हुई थी। ठीक है, उस टाइम के बाद पूछ रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, निशानेबाजी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो जो पहली महिला जो थी वे थी कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान निकालें। ठीक है, यदि दोस्तों अगर मैं मैं सोच रहा हूँ कि कॉपी पर सोल्व कर दूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, कह रहे कि y के 20% यानी y गुने 20 फिर उसका होगा गुना 20। ठीक है, और इक्वल टू में क्या होगा, 20 होगा। ठीक, यही होगा आपका। अब आप लोग सोल्व करें। ठीक है, तो 20 इसमें बटा में 100 होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में था, और ये भी होगा बटा में कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, हम 20 25 कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको 20 25 कर देंगे। ठीक है, अब बचा यानी y बराबर y बटा कितना 25, y बटा 25 इक्वल टू 20। ठीक है, अब y इधर हो जाएगा और दोनों 25 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 500। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 500। अगला प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 10। ठीक है, ये इतना हो गया, ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 10 है बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12, 19 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक की समृद्धि दर थी। तो उस टाइम जो थी 2011 से 12 और 2019 से 20 से विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक की समृद्धि दर जो थी वे थी कितना 13.5%। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, आप लोग पढ़े में होंगे, मैं तो इसका आंसर जानता हूँ। इसका राइट आंसर होगा वत्स। ठीक है, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। जो ऑप्शन में दिया है वो इसका सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कुल, किनारा, कुल, वंश। देखिए, एक कुल का होता है किनारा, एक कुल का होता है वंश। ठीक है, अगला है कि अनल, हवा। ठीक है, अनल, हवा, अनिल, अग्नि। ऑप्शन सी है दैव मतलब देता, देव मतलब भाग्य,
ये भी गलत है। शर मतलब बांध, सर मतलब तालाब। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शर मतलब बांध और सर मतलब एक होता है तालाब यानी सरोवर। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? किस युद्ध द्वारा, मतलब किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस के बारे में पूछ रहा है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। ठीक, तो दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 15 है विस्थापन की दूरी के समानुपात हमेशा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? हमेशा होता है कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन और ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन 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 यहाँ ऑप्शन डी में है क्या है? 1 के बराबर या कम होता है। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छेद क्या होता है? डैश डैश क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है, फूल जाती है और खुल जाता है। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी। 17 नंबर प्रश्न है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? प्रश्न क्या है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? प्रश्न नंबर 17 है। 17 का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक, प्रश्न नंबर 18 है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न क्या है? मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो इसका मतलब किस सूचकांक से, मैंने इंडिकेटर, ठीक है, यूँ कहे तो इंडिकेट करने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, इसके द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम रचना का लेखक कौन था? प्रश्न नंबर 19 से। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो इसका लेखक जो थे वे मांटेस्क्यू थे। मांटेस्क्यू। ठीक, मांटेस्क्यू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 20 है भारत सरकार द्वारा, प्रश्न क्या है? भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। गठित समिति का नाम बताइए, वो कौन था? वो था भूरिया समिति। ठीक है, भूरिया समिति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है क्या है? मतलब ऑप्शन में कौन सा इसका जवाब होगा? तो इसका जवाब होगा चयन करने का अधिकार। ठीक है, क्या है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, चयन करने का उनका अधिकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किससे? किसके द्वारा? तो वो होगा पक्षगामी पेशियों द्वारा। ठीक है,
ऑप्शन बी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रपति सभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है कितना? राष्ट्रपति सभा में कितना, मतलब कितना सदस्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 सदस्य। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, कौन? मिजोरम। ठीक है, साक्षरता दर मिजोरम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, 25 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी ने सभी 15 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हों, ठीक है, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे? ठीक, तो दोस्तों कि एक लड़का तो दोस्तों प्रश्न क्या था? एक छात्र है जो एग्ज़ाम देता है, तो उसमें सही अंक जो सही मतलब क्वेश्चन के जवाब देता है तो कितना मिलता है? एक क्वेश्चन का सही जवाब देता है तो एक प्रश्न पे सही जवाब देने पे उसको अंक कितना मिलता है? अंक मिलता है 4 अंक। ठीक है, और वही अगर एक गलती करता है, ठीक है, गलत करता है तो उसको 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह है। और बाद में पूछ रहा है क्या कि उसने टोटल 75 प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है, 75 प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक, हम लोग आसानी से समझेंगे। ठीक, जवाब दिया है जिसमें से उसको टोटल मार्क्स मिला है, टोटल अंक यानी उसको मिला है 150। ठीक है, 150 अंक मिला है। तो प्रश्न कर रहा है कि उसमें से कितना प्रश्न जो है उसने सही जवाब दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितना प्रश्न जो है उसने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसमें जो 75 प्रश्न जो सोल्व किया है ना, इसमें से पूछ रहा है कि कितना प्रश्न का उसने सही जवाब दिया है। ठीक, तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि सही प्रश्न, यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका सही जवाब दिया वो प्रश्न। ठीक है, सही प्रश्न कितना हो गया? x। ठीक है, तो x पर एक प्रश्न का मतलब सही जवाब दे रहा है टोटल x। ठीक है, तो एक प्रश्न पर इसको 4 अंक मिल रहा है, तो x का कितना हो जाएगा? सीधे हो जाएगा कितना? 4x। ठीक है, 4x हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न गलत के लिए निकालेंगे। तो माना कि हमने सही तो मान लिया है। ठीक है, अब हमको गलत मानना है। ठीक है, गलत निकालना है। ठीक है, मतलब कितने गलत जवाब दिया है वो प्रश्न उस प्रश्न को मतलब यहाँ पर अब लिखेंगे गलत प्रश्न दिया गया। कैसे निकालेंगे? ये जो है क्या है? ये सही प्रश्न है। ठीक है, और सही प्रश्न में क्या करेंगे? टोटल प्रश्न में से सही प्रश्न घटाएंगे। ठीक है, टोटल कितना है? 75 प्रश्न, उसने 75 प्रश्न का जवाब दिया था और इसमें से सही हमने कितना माना है? x माना है। ठीक है, तो x माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका टोटल अंक निकाल लेंगे, मतलब इतना जो उसने गलत जवाब दिया है, इतना जो है ना, इतना गलत जवाब दिया है, इसका टोटल अंक कितना होगा। ठीक है, तो एक गलत जवाब करने पर कितना दे रहा था? 2 अंक। ठीक है, 2 अंक काट रहा था। ठीक, तो हमने कितना निकालना है? 75 माइनस x। इतना प्रश्न का जवाब गलत मतलब मार्क्स कितना होगा? तो 2 × 75 माइनस x। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे समीकरण 1 से 2। ठीक है, यानी समीकरण
समीकरण फर्स्ट से 2। इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला समीकरण है ये वाला, उससे हम माइनस करेंगे इसको, ठीक है। यानी कि 4x माइनस 2 इंटू 75 माइनस एक्स, और इक्वल टू में कितना डाल देंगे 150, ठीक है। टोटल इतना उसका मार्क्स मिला है, ठीक। अब हम इसको पहले कर लेंगे माइनस, ये हो जाएगा 150 माइनस 2x, ठीक है। इधर हो जाएगा 150, ठीक। अब हम इसको देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x का x में हम जोड़ देंगे, यानी 6x हो गया, और ये 150 आइए इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 150, यानी 6x इक्वल टू 300, ठीक। अब हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, x इक्वल टू 50, यानी कि उसने सही क्वेश्चन का जवाब दिया है कितना, उसने सही प्रश्न का जवाब दिया है कितना है 50, ठीक है। 50 प्रश्न जो है उसने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के महाभियोग, यानी उसके अंडर की उस मतलब जो अगर वो राष्ट्रपति कोई मीटिंग करता है, ठीक है, बैठक करता है, उसमें कौन भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न का ऑप्शन है अब, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। प्रश्न 2 है, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 3 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 4 है, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब इसमें सही कुट क्या है, ठीक है, सही कुट क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है क्या है, ए और आई भी, ठीक है, मतलब 1 और 4। ऑप्शन बी में है केवल 1। ऑप्शन सी में है 3 और 4। ऑप्शन डी में है केवल 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, एकरा राजधानी है। प्रश्न नंबर 27, एकरा राजधानी किसकी राजधानी है, ठीक है। तो दोस्तों एकरा राजधानी जो है घाना की राजधानी है, ठीक है, घाना की राजधानी है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सीबीआई, ठीक है, सीबीआई। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 29 क्या है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग केवल लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है हम उस ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता नहीं होती है। ऑप्शन बी है, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है। ऑप्शन सी है, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन डी है, परवलय दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। लाजवाब प्रश्न, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है।
किससे किससे बलवंत राय मेहता जी कमेटी जो है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है किससे संबंधित है? वे संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो दोस्तों कोसी नदी जो है बिहार के कुर्सेला जो है ना शहर, उससे होकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 32। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे हम लोग। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, नामदेव। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है। तो पहले कौन होगा? पहले होगा रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। और उसके बाद होगा नामदेव जी, उसके बाद होगा चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है 33, स्वावलंबन स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? ठीक है। तो इसका स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया नौसेना ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग 33 देखेंगे, सॉरी 34। ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये है हीरो मोटोकार। ठीक है, हीरो मोटोकार से ये उसने लॉन्च किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो दोस्तों अलीनगर की जो संधि है वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक। प्रश्न नंबर हम लोग 36 देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? ये है सचिन तेंदुलकर जी का। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? मुगल मेवाड़ संधि जो है वो 1615 में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फैक्ट्री से संबंधित थे? मंगल पांडे किस नेटिव इन्फैक्ट्री से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? बैलाडीला खान जो है दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सारे प्रश्न जो है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है। हो सकता है एक दो ऐसे प्रश्न हो जो रिपीटेड हो सके आने वाले एग्जाम में। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 से प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 70I किससे संबंधित है? तो ये पनडुब्बी से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण होता है? प्रश्न नंबर 42 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है Cu + Sn। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, पश्चिमी घाट में विचलित कुद्रेमुख क्या है?
पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो ये है एक प्रवर्तित चोटी है, ठीक है, प्रवर्तित चोटी है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, आप लोग पढ़े, हम तो जानते हैं इसका जवाब। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वे पता है क्या दोस्तों, ये है केबुल लामजाओ। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? ठीक है, तो ये उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था को विनियमन नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, इतना आसान सवाल पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार होता है? कौन है? राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंग्लिश का प्रश्न है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। पैसिव वॉइस कह रहा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? ये है सेंटेंस, आई ईट अ बनाना एवरी डे। कह रहा है कि मैं रोज़ बनाना खाता हूँ, मैंने तो मैं रोज़ केला खाता हूँ। ठीक है, मैं प्रतिदिन केला खाता हूँ। ठीक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस होगा, ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, लिख रहा है अ बनाना हैज़ बीन ईटन बाय मी एवरी डे। ठीक है, ऑप्शन बी है अ बनाना वाज ईटन बाय मी एवरी डे। ऑप्शन सी है अ बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ऑप्शन डी है अ बनाना हैड बीन ईटन बाय मी एवरी डे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखेंगे, जो सेंटेंस दिया गया है किस संदर्भ में है, मतलब किस वॉइस में। ठीक है, किस तो ये है, ठीक है, ये तो एक्टिव वॉइस में है, तो पर मतलब देखेंगे ये किस में पूछा है, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रेजेंटली बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज करने के बाद हमें ये रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा अब बनाना। अब इसको हम इज़ एम आर में बदल देंगे। ठीक है, अब बनाना इज़ ईटन बाय मी एवरी डे। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि मैं प्रतिदिन केला खाता हूँ। ठीक, और इसको चेंज करना है कि केला मेरे द्वारा प्रतिदिन केला मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होता है किसमें? नहीं होता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होता है किसमें? तो दोस्तों एल आई में। ठीक है, एल आई के। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, 49 है, प्रश्न नंबर 49 है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है किसमें? चाल। ठीक है, चाल जो है स्थिर रहती है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, प्रश्न है कि एक साथ काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन 2 है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ऑप्शन सी है व्यापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। ठीक, तो हम लोग इसका देखेंगे कि काल क्रमानुसार क्या होगा। ठीक है, एक साथ इसको जोड़ के देखेंगे कौन सही है। ठीक, इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
2 4 1 3, ठीक है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन सी है 2 4 3 1। ऑप्शन डी है 2 3 4 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है, कौन है, क्या है इसका जवाब? ऑप्शन बी है प्रभाजी आसवन, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो सही जवाब होगा जूट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत है? क्या होगा? 1 2 3 4, ये पूरा है, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, ये सब है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 54, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, ठीक है? तो वे था राजगीर, ठीक है। अगला 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसके पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका जवाब होगा क्या? ऑप्शन सी काला अजहर, ठीक है, काला अजहर, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? मोटो जीपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ग्रेटर नोएडा में ये जो है रेस आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, वायु में, हवा में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो कौन सा होगा? माया, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? 2011 के बाद पूछ रहा है, ठीक है, 2011 के बाद पूछ रहा है, तो वो दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव जो है ये लिंगानुपात में बहुत कम रहा था, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 है, त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 2 पाई AB, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, बहुत ठंडे मौसम में एसिड निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? क्या कारण होता है जो बहुत ठंडे मौसम में एसिड जो होता है, एसिड पाउडर, वो पाउडर में बदल जाता है, ठीक है, एसिड, ठीक। इसका कारण ये होता है कि सफ़ेद एसिड के स्लेटी एसिड में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है, ठीक है, स्लेटी एसिड में बदलने का कारण क्या है? अक्रिस्टलीय है, ठीक। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। प्रश्न नंबर 62 है, नॉर्वे शतरंज बेल्ट टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न। नॉर्वे शतरंज बेल्ट टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्या? डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, डी गुकेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 क्या है? पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है।
पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश डैश कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं, आप लोग को पता है? इसका सही जवाब होगा फसल चक्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, रुपया मुद्रा। ठीक है। रुपया मुद्रा है, कहाँ की है? रुपया, यूँ कहते हो रुपया। ठीक है। रुपया मुद्रा कहाँ की है? तो रुपया मुद्रा जो है दोस्तों, ये इंडोनेशिया की है। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कहाँ? कच्चा माल जो सम्मिलित किया जाता है वो है ऑप्शन बी, कार्यशील पूंजी में। ठीक। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यवसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मिराबियो एवं आवेसिए। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? तुनीर। ठीक है, तुनीर। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। He said to me, my cousin has drawn this picture. ठीक है। तो इसका होगा, he told me that his cousin had drawn that picture. देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, कला। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से अनअपचयी, ठीक है, अनअपचयी शर्करा है। अनअपचयी शर्करा है 72 नंबर प्रश्न में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेलोबाइओस। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, मुख्यमंत्री के कार्य। प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो ये जो जिस अनुच्छेद से आता है वे है अनुच्छेद नंबर कितना? 167। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, अति में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अति में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसमें? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, रुधिर द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ठीक, तो वो करती है किस माध्यम से करती है? वो स्कंदन के माध्यम से करती है। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO
के साथ गर्म रखने पर क्या मुक्त करता है? कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? SO2। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, वास्को डी गामा भारत में कब आया? वास्को डी गामा भारत में कब आया था? बहुत ही आसान प्रश्न ये आया था 1498 में। प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश डैश कहते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? खादर। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। यदि राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किए हो तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि, कह रहा है कि राजीव और अभय ने कहीं निवेश किया एक व्यापार में। ठीक है, तो उसने जो उसका लाभ मिला उसका अनुपात है, दोनों का अनुपात है लाभ 2:3। ठीक है, और फिर कह रहा है कि और दोनों का निवेश जो है उसका अनुपात किया गया दोनों के बराबर में। ठीक है, तो उसका अनुपात और इसका लाभ का अनुपात दोनों बराबर में किया गया। ठीक है, तो जिसमें से पूछ रहे कि 40,000 रुपया इसका है, किसका? राजीव का। तो निवेश तो अभय का क्या होगा? तो आप ऐसे कर सकते हैं 2/3 = कितना 40,000 है और बाटा कितना कर देंगे? x। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद आपका आएगा, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, पता है कितना? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 60,000। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह है कितना? 22 अप्रैल को। ठीक है, कितना होगा? 22 अप्रैल को। ठीक। प्रश्न नंबर 81, प्रयोग प्रशक्ति का रचनाकार कौन था? प्रयोग प्रशक्ति का रचनाकार हरिसेन जी थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प चुनिए। ठीक, हम इसका पहले जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ए और बी क्या होगा? कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा मस्तिका आवरण शोध। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, ये है। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? उस टाइम जो 1991 में भारत आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था भुगतान संतुलन का संकट। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। प्रश्न नंबर 85 है, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसको? एड्रेनालिन को। ठीक है। प्रश्न नंबर 86, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ पे? जामनगर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, अन्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अन्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2000 में। ठीक है, कितना में किया गया था? 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो ये था कौन से संशोधन से? भाग 5। ठीक है, भाग 5 संशोधन। ठीक है, भाग 5 को हटाया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 89 है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से भी सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाता है। प्रक्षेप
जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश डैश प्रक्षेप कहलाता है। क्या? दिवंग दिग्गंशीय, ठीक है, दिग्गंशीय। प्रश्न नंबर 90, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत में तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी सीमा है? तो वो है भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC, ठीक है, 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक, इसका फार्मूला होता है 1/1 - MPC, और इस तरह निकालिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन बी, ठीक, सॉरी ऑप्शन ए होगा, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 92 है, रुपया 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या है? तो दोस्तों हमने इसको सोल्व किया है कॉपी में, ठीक है, और सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर है 64.10 रुपया आएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग कितना देखेंगे? 93 देखेंगे। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो इस अखबार का जो संस्थापक स्थापना की गई थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? कौन होता है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। क्या है? अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रश्न नंबर कितना? 95 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव था? क्या था इसका जवाब? सही क्या होगा? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किसमें? ध्वनि का यानी साउंड का पूछा है, ठीक है। तो साउंड का जो वेग होता है वो स्टील में सबसे तेज होता है। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 97, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ठीक, कौन सा? 42वें संशोधन द्वारा, ठीक। प्रश्न नंबर 98, श्रेणी 1/2, 2/2x + 3/2x का जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो दोस्तों ये सोल्व करने का है, ठीक है, अनंत पदों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है, और इसको हमने कॉपी पे सोल्व किया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बताने समझाने में दिक्कत है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, ठीक है, a + x/1 - x⁻3, ठीक है। प्लस प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? क्या? विनोबा भावे जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 100 यानी लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? कौन? पूर्णिया जिला, ठीक है। तो दोस्तों ये थे टोटल 100 प्रश्न, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट था, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों ये अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वे लोग भी इस प्रश्न का आंसर जान सके और सॉल्व कर सके, ठीक है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम जो होगा उसमें कहीं हो सके कहीं 1-2 ऐसे प्रश्न जो है इसमें रिपीटेड हो, तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।